बच्चों, आज हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी चाल एवं वेग के पार्ट 3 पर अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको डिस्टेंस, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, चाल, स्पीड एवं टाइप ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार, वेग, वेलोसिटी एंड टाइप ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार के विषय में पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने एक्सेलरेशन, त्वरण के विषय में अध्ययन किया था। तो जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा होगा वो जरूर एक बार देख लें, तभी पार्ट 3 उनको अच्छे से समझ में आएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी के पार्ट 3 में आज हम लोग गति के समीकरण और न्यूटन के गति के नियम तथा संवेग, मोमेंटम के विषय में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोगों ने त्वरण के विषय में, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सेलरेशन, त्वरण के विषय में बहुत डीप स्टडी कराया था आपको। त्वरण कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, गुरुत्व के अंतर्गत अगर त्वरण है तो उसको गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे, उसका मान g का मान कब प्लस होगा, कब माइनस होगा। तो आज गति के समीकरण में उन सब नियमों का हम लोग यूज करेंगे। तो गति के समीकरण क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग उसके विषय में आइए जानने की कोशिश करते हैं। गति के नियम, गति के नियम में गति के समीकरण के विषय में आज स्टडी करेंगे। माना कोई वस्तु एक सरल रेखा में वेग u, प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है तथा इसमें एक समान त्वरण, नियत त्वरण, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है ना। कोई एक वस्तु है, वो एक सरल रेखा में वेग, प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है तथा इसमें एक समान त्वरण a है। माना कि t सेकंड में यह दूरी s दूरी तय कर लेती है। कोई वस्तु है सीधी रेखा में मान लो गति कर रहा है ना। यहाँ पर प्रारंभिक वेग u मीटर प्रति सेकंड है। अब t सेकंड चलने के बाद ये दूरी कितनी, s दूरी तय कर रही है बिंदु a से बिंदु b तक जाने में। अब बिंदु a पर वेग मान लो u मीटर प्रति सेकंड है और b तक पहुंचने में अंतिम वेग v मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो वही कह रहा है कि s दूरी तय कर लेती है तथा इसका वेग जो है v मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तब u v s t और एक समान त्वरण a में क्या संबंध होता है उसको हम गति के समीकरण से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी वस्तु बिंदु a से u मीटर प्रति सेकंड से चलना प्रारंभ करती है तथा t सेकंड बाद s दूरी तय करके बिंदु b पर पहुंचती है और उसका वेग v मीटर प्रति सेकंड है और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया इसमें त्वरण का मान a है, एक समान है, तब गति का पहला समीकरण होता है v = u + at, s = ut + हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर + 2as। जहां पर मैंने आपको बताया u क्या है, प्रारंभिक वेग है, ठीक, v क्या है, अंतिम वेग है, ओके, और a क्या है, त्वरण है, एक्सीलरेशन है, t क्या है, समय है, सेकंड में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो और s क्या है, चली गई दूरी है। तो अगर ये सारी कंडीशन हमें मिल रही है तो गति के समीकरण को हम गति के इक्वेशंस को 3 इक्वेशंस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें गति का पहला समीकरण होता है v = u + at, दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut + हाफ at स्क्वायर और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर + 2as। एक समान त्वरण से चल रहा है ना। वेग क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, ओके ना। तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। अब इसमें कंडीशंस हैं, विशिष्ट बिंदु हैं। तो आपको ये 3 समीकरण गति के मिल गए। आइए विशिष्ट बिंदु के विषय में बात करें कि विशिष्ट मेन पॉइंट्स क्या हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया है, गति के तीनों समीकरण, रुजु रेखा, सरल रेखा में कोई वस्तु अगर गति करती है तो उसके 3 समीकरण होते हैं, उसको मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले गति की ये तीनों समीकरण तभी प्राप्त होंगे जब एक समान त्वरण हो, जब और वस्तु जो है एक रुजु रेखा में गति कर रहा हो। ये समीकरण तब कब मिलेगा, जब गति एक सरल रेखा में हो तथा
त्वरण एक्सेलरेशन, त्वरण का मान एक का नियत हो, एक समान हो, त्वरण का मान एक समान हो, तभी ये तीनों समीकरण हमें मिलते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब इसमें दूसरा पॉइंट आएगा आपका, अगर प्रारंभिक वेग का मान 0 हो जाए, है या कहता है कि वस्तु विरामावस्था से चलती है, तो यहां पर सबसे पहले तो आपको, अगर वस्तु विरामावस्था रेस्ट पोजीशन से चलती है, विरामावस्था से चलती है या प्रारंभिक वेग का मान 0 है, तो विरामावस्था का मतलब क्या हुआ, u का मान 0 है। आपको जब क्वेश्चन देगा तो वहां पर बोलेगा कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो आपको तुरंत लिख देना है कि u का मान 0 है, यानी प्रारंभिक वेग का मान 0 है। तो उस कंडीशन में गति के समीकरण क्या हो जाएंगे, तो गति का पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस at इंप्लाइज दैट u का मान 0 हुआ तो v बराबर at हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इंप्लाइज दैट s बराबर हाफ at स्क्वायर। तो अब गति का समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर at हो जाएगा, दूसरा समीकरण s बराबर at स्क्वायर, तीसरा समीकरण हो जाएगा आपका क्या है, v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो u का मान 0, अगर ये कंडीशन हम फॉलो करते हैं तो v स्क्वायर बराबर 2as। कब ये तीनों समीकरण, गति के तीनों समीकरण कब मिलेंगे, जब वस्तु विरामावस्था से या प्रारंभिक वेग का मान अगर 0 है तो गति के ये तीनों समीकरण आपको मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है ना, कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो हर आदमी ढूंढने लगता है कि यार प्रारंभिक वेग कहाँ है। तो विरामावस्था शब्द अगर आया, रेस्ट स्टेज की बात की अगर उसने, तो u का मान आपको 0 कर देना है। तो एक सबसे बड़ा समझने वाला चीज ये है ना इस पॉइंट पे। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, यदि वस्तु का वेग, यदि वस्तु एक समान वेग से गति कर रहा हो, अगर वस्तु, यहाँ तीसरा कंडीशन दिया मैंने, अगर वस्तु, ये समझने की चीज है, अगर वस्तु एक समान वेग से गति कर रहा हो तो, अच्छा बस यहाँ एक कॉमन चीज है, ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसके त्वरण का मान क्या होगा। अगर एक समान वेग से गति कर रहा है तो त्वरण का मान क्या होगा बताइए, त्वरण का मान 0 होगा, a का मान 0 होगा। यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्यों 0 होगा। कह रहा है कि एक समान गति से, एक समान वेग से, यानी u का मान 10 है और v का मान भी 10 है, प्रारंभिक वेग भी 10 है, अंतिम वेग भी 10 है, तो त्वरण क्या होता है, a बराबर v माइनस u अपान t। तो 10 माइनस 10 बटे t, 0 बटे t। मान लो t 1 सेकंड लग गया, 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड, तो 0 बटा 2, यानी त्वरण का मान 0 हो गया। तो जब भी कोई कंडीशन है कि कोई भी वस्तु एक समान वेग से गति कर रहा है, तो एक समान वेग से गति का मतलब क्या हुआ, त्वरण का मान वहां पर 0 होगा। ये समझ लीजिएगा कि त्वरण का मान क्यों 0 होगा, कहीं भी किसी किताब में नहीं दिया है, बस लिख दिया कि वस्तु एक समान वेग से गति कर रहा है तो a का मान 0 होगा। समझना आपका काम है, समझाना मेरा। तो मैं क्यों 0 होगा, क्योंकि एक समान वेग, प्रारंभिक वेग मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड है और अंतिम वेग भी 10 मीटर प्रति सेकंड, तभी तो एक समान वेग हुआ। तो त्वरण का मान क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। मान लो u वेग से v वेग जाने में 2 सेकंड लग रहा है, तो 10 माइनस 10 बटा 2 यानी 0। त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0। तो उस कंडीशन में गति का समीकरण क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पहले क्या था, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब क्या हो जाएगा, अगर a का मान 0 हुआ तो v बराबर u, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग के बराबर हो जाएगा, जो कि हो रहा है। u 10 है तो v भी 10 है। और यहाँ पर s का मान क्या हो जाएगा, ut है ना, और v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, u स्क्वायर के। देख रहे हो ना, ये मेन पॉइंट्स है आपके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वस्तु, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि अगर कोई भी वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उसके त्वरण का मान क्या होगा, तो उसके एक्सेलरेशन या त्वरण का मान 0 होगा। इसको नोट कर लीजिए सब लोग जल्दी से, फिर आगे का पॉइंट बताते हैं।
अभी आगे का पॉइंट बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए सब लोग। पहले पॉइंट के विषय में बताए थे कि ये गति के तीनों समीकरण कब बनेंगे, कब मिलेंगे। गति के तीनों समीकरण तभी मिलेंगे जब गति एक सरल रेखा में तथा त्वरण का मान अगर एक समान है, तभी ये गति के तीनों समीकरण v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अभी भी फिर से एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं कि अगर कोई भी वस्तु एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसके त्वरण का मान क्या होगा, तो उसके त्वरण का मान 0 होगा। तो 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अगला कंडीशन मैं चल रहा हूं आपको बताने। अगर वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ने के बजाय मान लो घटे, वस्तु का वेग अगर घटना स्टार्ट हो जाए, अगर वस्तु का वेग घटने लगेगा तो वहां क्या आएगा, रिटार्डेशन, है ना। वेग का मान बढ़ रहा था तो ये कंडीशन लग रही थी। वेग का मान अगर घटने लगा, एक समान दर से वेग का मान अगर घटने लगा तो क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन। तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तब गति के समीकरण क्या होंगे, आइए उसके विषय में हम लोग लिखते हैं, समझते हैं। तो चौथा समीकरण आपको क्या मिला, चौथा समीकरण है आपका, चौथा पॉइंट है आपका, यदि वस्तु का वेग बढ़ने के बजाय समय के साथ, चौथा पॉइंट है, यदि वस्तु का वेग बढ़ने के बजाय समय के साथ बढ़ने के बजाय, यदि वस्तु का वेग बढ़ने के, इसको पढ़ा लिख दे, बढ़ने के बजाय एक समान दर से, एक समान बढ़ने के बजाय समय के साथ एक समान दर से घट रहा हो, बढ़ने के बजाय एक समान दर से समय के साथ घट रहा हो, तो तब क्या समीकरण हो जाएगा, तब त्वरण का मान ऋणात्मक हो जाता है। त्वरण एक का मान ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। समझाया था ना आपको कैसे हो जाता है, यहां पहले समझा देंगे तब उसके बाद समीकरण लिखेंगे। अगर u का मान लो u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड है और कुछ समय के बाद इसका मान 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, वेग का मान घट रहा है और इसको घटने में मान लो t बराबर 2 सेकंड है, 2 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो a का मान क्या हो जाता है, b माइनस u बाई t, b का मान 5, u का मान 10/2, कितना हुआ, -5/2। अब ये देखो ये ऋणात्मक हो गया। तो ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पिछले वीडियो में स्पेशल क्लास मैंने इसकी दी थी कि एक्सीलरेशन का मान कब नेगेटिव होगा या कब पॉजिटिव होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वेग का मान बढ़ते हुए क्रम में रहेगा तो हमेशा एक्सीलरेशन का मान पॉजिटिव होगा, अगर वेग का मान घटते हुए क्रम में है तो एक्सीलरेशन हमेशा रिटार्डेशन के रूप में आ जाएगा, ए का मान नेगेटिव होगा, इसको रिटार्डेशन बोल देंगे। यहाँ मंदन, रिटार्डेशन की हिंदी क्या है, मंदन, इसको मंदन बोल देंगे, रिटार्डेशन। बताया था ना, समझाया था, रिटार्डेशन या मंदन, हिंदी इसकी मंदन बोलेंगे। तब गति का समीकरण बदल जाएगा, तब क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस at, दूसरा आप मिलेगा s बराबर ut माइनस हाफ at स्क्वायर, तीसरा मिल जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। देखिए क्लियर है ना। तो अब ये क्यों मैंने आपको समझाया कि क्यों भैया कब प्लस होगा कब माइनस होगा। जब आप गति के समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करने जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कहां b बराबर u प्लस at करूं कि b बराबर u माइनस at करूं, a का मान कहां मैं प्लस करूं और कहां मैं माइनस करूं। तो आपको झट से देखना है, उस क्वेश्चन में देखिए क्या वेग का मान घटते हुए क्रम में है या वेग का मान बढ़ते हुए क्रम में है।
अगर वेग का मान घटते हुए क्रम में है तो उसमें माइनस हो जाएगा, मंदन आ जाएगा, ए का मान प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो सारे गति के समीकरण जो है माइनस में आ जाएंगे। अगर वेग का मान बढ़ते हुए क्रम में है तो ए का मान पॉजिटिव में आएगा, तो v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपको कह दे कि वेग में परिवर्तन एक समान है, वेग परिवर्तन अगर एक समान है, वेग में मतलब एक समान कोई भी वस्तु एक समान वेग से अगर गति कर रही है तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो भी कंडीशन आपको 3 मैंने बता दी। और अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है ना, बताया था। तो विरामावस्था का मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक वेग का मान 0 है ना। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल आइए समझे। मान लो मैं कहूं कि एक वस्तु है वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2 सेकंड के बाद उसके वेग का मान जो है 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। एक वस्तु है बिंदु ए, मान लो बिंदु बी है, विरामावस्था से यहाँ चलना प्रारंभ करती है और 2 सेकंड के बाद जो है उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो यहाँ पर वेग बढ़ते हुए क्रम में है कि घटते हुए क्रम में है, तो ऑब्वियसली वेग बढ़ते हुए क्रम में है। 0 से 4 मीटर प्रति सेकंड है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो यहाँ पर जो भी समीकरण आप यूज करेंगे वो प्लस वाला यूज करेंगे, v बराबर u प्लस एटी, या s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्यों? क्योंकि मैंने केवल एक सेंटेंस बोला कि एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 सेकंड बाद उसके वेग का मान 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो अब यहाँ a प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिसाइड आपको करना है। तो यहाँ पर a प्लस होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेग बढ़ते हुए क्रम में है, 0 मीटर प्रति सेकंड से 4 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो वेग बढ़ते हुए क्रम में तो प्लस वाले सारे समीकरण यूज होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इजी एग्जांपल देके आपको समझाया है। और मेरा एक्सपीरियंस हमेशा यही है, मैंने देखा है आप लोगों को, आप यहाँ पर v बराबर u माइनस एटी लगा देते हैं या प्लस, मतलब कंफ्यूज होते हैं कि कब प्लस करें कब माइनस करें। लेकिन जो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, इससे आपसे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। और ये भी समझ सकते हैं कि क्यों प्लस है। तो हमने बताया था a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, है ना, टाइम। तो v 4 माइनस 2/2। अब क्या देख रहे हो, 2/2 1 आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्लस में, तो a का मान प्लस में आ गया, देख रहे हो सब। इसीलिए प्लस के समीकरण यूज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है, गति के समीकरण क्या होते हैं। और गति के समीकरण की कंडीशन मैंने बताई थी कि ये तीनों समीकरण, ये वाले गति के ये जो तीनों समीकरण हैं, ये तभी ये मिलेंगे जब वस्तु एक सीधी रेखा में तथा एक समान त्वरण से गति कर रहा हो। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको मैंने समझा दिया है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने समझा दिया है। ठीक, ओके। आइए अब अगला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण ए से गति कर रही है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट का जो 5वां पॉइंट है, यदि गतिमान वस्तु रुक जाती है, कंडीशन है यदि गतिमान वस्तु रुक जाती है, तब अगर इस तरह का कंडीशन होता है तो गतिमान वस्तु रुक गई, तो इसका मतलब अंतिम वेग का मान 0 हो गया, है ना। ये कोई आपको बताएगा नहीं कि v का मान 0, अंतिम वेग का मान 0 होगा। बस केवल ये समझना है। अगर सवाल में दिया कि एक वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से मतलब चाल से कोई भी वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो 15 मिनट के बाद वो अचानक रुक जाती है। तो अचानक रुक जाती है उसका मतलब क्या हुआ कि अंतिम वेग का मान 0 हो गया। वहां पर आप कोई भी समीकरण जब यूज करेंगे गति का, तो वहां पर अंतिम वेग का मान 0 होगा। तो ये भी समझना है आपको कि गतिमान वस्तु चलते चलते जब रुक जाती है तो वहां पर अंतिम वेग का मान 0 होता है ना। क्लियर? चलिए, ओके। आइए अब गुरुत्व के अंतर्गत अगर गति हो रही हो तब गति के समीकरण क्या होंगे। तो a के स्थान पर मैंने आपको गुरुत्व के अंतर्गत त्वरण के विषय में बता दिया था कि g का मान कब प्लस होता है, कब माइनस होता है और क्यों होता है।
जो लोग नहीं समझे हैं या समझ में नहीं आया है तो त्वरण का मेरा वीडियो देख लेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी अभी आपको एक बार मैं समझा दूंगा। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर गति करती है तो गुरुत्व के अंतर गति करती है, और उसकी गति को क्या बोल देंगे, गुरुत्वीय गति बोल देंगे। तो यहाँ भी मंदन होता है, यहाँ भी जी का मान बढ़ता है और जी का मान घटता है। तो गुरुत्व के अंतर्गत अगर इंगित करेगा तो हम ए के स्थान पर जी लिख देते हैं, यस के स्थान पर एच लिख देते हैं। जैसा कि हमें पता है अगर किसी वस्तु को हम ऊर्ध्वाधरता वर्टिकली नीचे से ऊपर की ओर ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर फेंकते हैं तो जब नीचे से ऊपर की ओर वस्तु गति करता है तो इसके वेग का मान जो है घटता जाता है, और बिंदु पर इस बिंदु बी पर आकर इसका मान मान लो 0 हो जाता है ना। क्यों होता है 0? जब आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो एक बिंदु पर जाकर वो नीचे की ओर गिरने लगता है, तो जिस बिंदु से वो नीचे की ओर गिरता है वहां पर अंतिम वेग का मान हमेशा 0 हो जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ वेग का मान मान लो यहाँ आपने 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, u का मान हो गया ये, लेकिन अंतिम वेग का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर जो त्वरण है, यहाँ पर वेग क्या है, घटते हुए क्रम में है, तो g का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो अगर हम किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो g का मान माइनस होता है, या ऊपर से नीचे की ओर मान लो कोई वस्तु गति कर रही है, मान लो अब यहाँ से ये b से a की ओर गति कर रही है तो यहाँ u क्या हुआ 0 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन नीचे तक आने तक ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो वेग का मान क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, इसीलिए g का मान क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आपने बताया था। अगर वेग बढ़ते हुए क्रम में है, अब यहाँ पर गुरुत्व के अंतर्गत है तो त्वरण ना होकर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय तो त्वरण हो जाएगा और g का मान प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधरता है वर्टिकली नीचे से ऊपर फेंका जाता है तब g का मान नेगेटिव ऋणात्मक होता है। क्यों होता है मैंने समझाया। अगर नीचे से आप जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे जो वेग देते हैं वो ज्यादा होता है, लेकिन जिस पॉइंट से वो जाके कुछ सेकंड के लिए रुकता है फिर नीचे की ओर गिरने लगता है। क्यों करता है, क्योंकि गुरुत्व के कारण, क्योंकि पृथ्वी का केंद्र हर एक वस्तु को अपनी ओर एक बल से खींचती है, उस बल को गुरुत्व बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो जैसे हम इसको नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वेग नीचे वाला तो प्रारंभिक वेग का मान ज्यादा होता है, लेकिन जिस बिंदु पर जाकर ठहरती है फिर नीचे गिरना स्टार्ट करती है वहां पर अंतिम वेग का मान 0 हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन घटते हुए क्रम में, यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड है लेकिन यहाँ 0 हो गया, तो g का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो वर्टिकली नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तब g का मान ऋणात्मक हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो g का मान धनात्मक होता है। क्यों होता है धनात्मक, अब यहाँ पर 0 मीटर प्रति सेकंड से गति करना स्टार्ट किया और नीचे तक आने वेग का मान बढ़ता जाता है ना। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो वेग का मान बढ़ता जाता है, तो वेग बढ़ते हुए क्रम में है, गुरुत्व के अब वेग में परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन होने मान लो कुछ समय लग रहा है तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब ये त्वरण क्या हुआ, धनात्मक हो गया क्योंकि वेग बढ़ते हुए क्रम में है। अब गुरुत्व के अंतर्गत त्वरण है तो इसको गुरुत्वीय त्वरण बोल देंगे, तो g का मान क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि g का मान कब प्लस होता है और कब माइनस होता है, इसको लिख लीजिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तब गति के समीकरण का मान क्या होगा, है ना। तो सेम वैसे ही रहेगा सब कुछ। अगर ऊपर से नीचे की ओर मान लो वस्तु गति कर रही है तो ऊपर से नीचे की गति करने में क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस gt, है ना। ये इस कंडीशन में, पहले कंडीशन में अगर हम लें तो समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस
GT। अब यस की जगह एच मैंने बोल दिया था, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH। अरे सर ये गलत लिख दिया है मैंने, वर्टिकली नीचे से ऊपर की ओर, है ना। अभी चलिए इसको बाद में लिखेंगे हम लोग, ये समझ लिए हम। इसको लिख लीजिए ये वाला पॉइंट, तो इसके बाद गति के समीकरण लिख देते हैं, है ना। गति के समीकरण लिख के फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप समझ गए। तो आइए पहले कंडीशन में क्या है, गति का गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण क्या होते हैं। जब किसी वस्तु को, समीकरण क्या होगा, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तब गति के समीकरण क्या हो जाएंगे। पहला v बराबर u प्लस जी टी। ओके, क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा क्या हो जाएगा, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर। अब अगर पहला कंडीशन था, दूसरा है जब वस्तु को वर्टिकली नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो जी का मान क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मंदन काम करता है, उसको गुरुत्वीय मंदन यहां बोल देंगे, है ना, ग्रेविटेशनल रिटार्डेशन बोलेंगे। तब गति का समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी। दूसरा हो जाएगा h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो दो कंडीशन आपको मिले। गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण 3 होते हैं। कंडीशंस अगर ये पहला वाली कंडीशन है, या पहले वाले कंडीशन में जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तब जी का मान हमेशा प्लस होता है। तो ये 3 समीकरण मिला आपको। और जब वस्तु को वर्टिकली नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जी का मान माइनस होता है। तब उस कंडीशन में ये गति के 3 समीकरण आपको मिलते हैं। तो इसको खूब अच्छे ढंग से भी लिख लीजिए। इसमें और भी नियम है, उसके विषय में भी हम लोग जान लेते हैं ना, जानना बहुत जरूरी है। तभी हम गति के समीकरण को बहुत आसानी से लगाएंगे। तो इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप जल्दी से लिखिए, तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। है ना, ये लिख लिया। तो चलिए आगे, अगला अब कंडीशन इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। समीकरण तो हमें समझ में आ गया, कब प्लस होगा कब माइनस होगा ना। अब इसमें कुछ चीजें बताई जाती हैं। कहते हैं पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। पहला क्या है, जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराई जाती है। एक सेंटेंस आता है कि किसी ऊंचाई से, किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से, स्वतंत्रता पूर्वक, मुक्त ये आता है ना, मुक्त रूप से या स्वतंत्रता पूर्वक, जब किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराई गई वस्तु के लिए हमें गिराई गई वस्तु के लिए u का मान 0, प्रारंभिक वेग का मान हमेशा 0 होता है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा और वो उस क्वेश्चन में मान लो कि एक वस्तु को वर्टिकली मुक्त रूप से ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, तो आपका दिमाग तुरंत हिट होना चाहिए। उसका मतलब वो कह रहा है कि प्रारंभिक वेग का मान हमेशा 0 है, u का मान 0 रखना है। आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि वस्तु का, यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग 0 से चलना प्रारंभ करती है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं देगा। वहां पर वो आपको कहेगा कि ऊंचाई से, किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराई हुई वस्तु, कोई वस्तु मुक्त रूप से या स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जा रही है। आगे क्वेश्चन का और भी पार्ट होगा,
तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि u का मान हमेशा 0 होगा। ठीक, ये पॉइंट लिख लीजिए इसको। यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर गति कराया जा रहा है, ऊर्ध्वाधर तक ऊपर की ओर गति कराया जा रहा है, तो एक मैक्सिमम उच्चतम बिंदु पर है, तो उच्चतम बिंदु पर यदि किसी लिख देते हैं, यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर वर्टिकली, नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को गति कराया जाता है, तो उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग का मान 0 हो जाता है, v बराबर 0 होता है। बताया था आपको, कोई भी वस्तु है, यहां से आपने यहां तक A से उच्चतम बिंदु तक गई है, तो यहां पर हमेशा उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग का मान 0 होता है ना। नीचे से ऊपर की ओर जब कोई वस्तु बिंदु A से बिंदु B तक गति कराया जा रहा है, बिंदु A से कोई वस्तु को किसी वेग से मान लो ऊपर की ओर उछाला जाता है, तो उच्चतम बिंदु यानी B उच्चतम बिंदु हो गया ये, तो उच्चतम बिंदु पर क्या होगा, हमेशा अंतिम वेग का मान 0 हो जाता है। और इसी उच्चतम बिंदु पर जब वो वापस लौटना शुरू करता है, जब कोई वस्तु यहाँ भी तक पहुंचा, उच्चतम बिंदु तक पहुंचा, तो उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग का मान आपने बताया 0 होता है या 0 होगा ही। तो इसी उच्चतम बिंदु पर जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करती है, तो ये भी प्रारंभिक वेग में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो u का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। या स्वतंत्रता पूर्वक अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गति करा रहे हैं, तब भी u का मान 0 होगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर वर्टिकली गति कराया जाता है, तो उच्चतम बिंदु पर हमेशा अंतिम वेग का मान 0 होता है ना। ये क्वेश्चन जब भी होगा तो आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि अंतिम वेग का मान 0 है, आपको तुरंत दिमाग से लगाना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो तुरंत आप बोल दोगे कि v का मान 0 होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलें। इसको लिख लीजिए सब लोग, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए एक और मेजर पॉइंट आपको बताना है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा, अगर किसी वस्तु को हम जो है वर्टिकली गति करा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर गति करा रहे हैं, क्योंकि जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वर्टिकली अगर गति करा रहे हैं तो एयर होता है। अब एयर का जो फ्रिक्शन है, वायु का घर्षण अगर हम नगण्य मान लें, यदि वायु का घर्षण फ्रिक्शन ऑफ एयर है ना, यदि वायु का घर्षण नगण्य हो, तो पॉइंट ए क्या है, नीचे से ऊपर तक किसी वस्तु पे गति करने में जो समय लगता है वो बराबर होता है ऊपर से नीचे तक आने में, है ना। यदि वायु का घर्षण नगण्य है तो ऊपर की ओर फेंकी हुई वस्तु के लिए, तो ऊपर की ओर फेंकी हुई वस्तु के लिए क्या हो जाएगा। अब इसे एग्जांपल से समझे। मान लो ये A है, वायु का घर्षण नगण्य है, तो A से मैक्सिमम पॉइंट B तक गया, तो जो A से B तक जाने में समय लगता है वही B से लेके A तक आने में जो समय लगेगा वो दोनों समय का मान बराबर होता है। यदि वायु का घर्षण नगण्य है तो ऊपर की ओर फेंकी हुई वस्तु के लिए नीचे से ऊपर तक जाने में जो समय लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे तक आने में लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे जाने आने में, ऊपर जाने में लगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आता है समय बराबर नीचे आने में लगा समय, नीचे आने में लगा समय, है ना, क्लियर। यदि अगर हम एयर के फ्रिक्शन को, वायु के घर्षण को नगण्य मान लें तो ऊपर की ओर अगर किसी वस्तु को फेंकते हैं, ए से बी तक मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्स पॉइंट है, उच्चतम बिंदु, है ना, तो ए से बी तक जाने में जो समय लगेगा उतना ही समय बी से ए में आने में, बी से ए तक आने में लगेगा समय, मतलब ए से बी तक जाने में लगा जो समय होगा वो बराबर होगा बी से ए तक आने में, है ना, दोनों समय बराबर होते हैं। इसको बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए, है ना, और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, यही क्वेश्चन रेलवे में आता है। ऐसे पॉइंट दे देंगे, बताएंगे कि ऊपर जाने में लगा समय क्या नीचे में आने लगे समय के बराबर होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, इस टाइप का। अब पॉइंट बी है, पॉइंट बी क्या कह रहा है, पॉइंट बी समझिए कि अगर वायु का घर्षण नगण्य है, ए से बी तक गया, बी क्या है, मैक्स पॉइंट है आपका, उच्चतम बिंदु है, तो मान लो नीचे से ऊपर जाने में कोई बिंदु सी है, तो सी पर जो वस्तु का वेग होगा, मान लो वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो जाने में, नीचे से ऊपर जाने में सी पॉइंट पर अगर 4 मीटर प्रति सेकंड वेग है, तो जब वही वस्तु बी से ए तक आती है, वापस आती है, तो सी पॉइंट पर वेग भी जो है 4 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये एरो क्या बता रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये वाला एरो क्या बता रहा है, नीचे से ऊपर। तो ये कह रहा है कि अगर वायु का घर्षण नगण्य हो तो ऊपर फेंकी हुई वस्तु के लिए अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर तक जा रही है, तो किसी भी बिंदु पर, नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए किसी बिंदु पर जो वेग का मान होता है वही मान ऊपर से नीचे आने तक उसी बिंदु पर दोनों वेग का मान बराबर होता है। क्लियर हुआ। तो इस बिंदु पर अगर हम वेग अगर ले लें नीचे से ऊपर की ओर, अगर इस बिंदु पर वेग कुछ है तो जब वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो इस बिंदु पर जो वेग होगा दोनों वेग का मान हमेशा बराबर रहता है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्लियर। इस बिंदु पर अगर मान लो मैंने लिया, इस बिंदु पर लिया मैंने वेग, नीचे से ऊपर तक जाने में मान लो इस बिंदु पर कुछ वेग है, मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस बिंदु पर भी वेग जो है जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तब इस बिंदु पर भी वेग 5 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। और तो और प्यारी बात, इस उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग का मान 0 होता है, तो प्रारंभिक वेग का मान भी क्या होगा, 0 होगा ना। इस उच्चतम बिंदु पर 0 यहां भी है, 0 यहां भी है। तो किसी बिंदु पर ऊपर की ओर जाती हुई वस्तु का वेग, इसको लिख सकते हैं कि किसी बिंदु पर ऊपर की ओर जाती हुई वस्तु का वेग, किसी बिंदु पर ऊपर की ओर जाती हुई वस्तु का वेग बराबर हो जाता है उसी बिंदु पर नीचे की ओर आती हुई वस्तु का वेग, आती हुई वस्तु का वेग, है ना। कितना बढ़िया पॉइंट है। किसी बिंदु पर ऊपर की ओर जाती हुई वस्तु का वेग का मान उसी बिंदु पर नीचे की ओर आती हुई वस्तु के वेग के मान के बराबर होता है। ठीक, क्लियर। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ओके, चलिए आइए अब एक अगला गति के नियम के अंतर्गत जो है एक अगला इक्वेशन देखते हैं। क्या है, किसी विशेष सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी का मान क्या होता है। मान लो कोई वस्तु 90 सेकंड में यस दूरी तय करती है प्रारंभिक वेग u से, है ना। प्रारंभिक वेग u से 90 सेकंड में अगर एक समान त्वरण a से, है ना, यस दूरी तय करती है, यसन दूरी तय करती है, तो समीकरण क्या होगा, यसन बराबर u + ½ a × 2n - 1। तो इस तरह के भी एक क्वेश्चन आते हैं कि
tवें सेकंड में या nवें सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है, तो किसी विशेष सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी का मान अगर nवें सेकंड में हम ले रहे हैं तो Sn बराबर u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, जहां पर Sn क्या है, nवें सेकंड में चली गई दूरी, u प्रारंभिक वेग है, a एक समान त्वरण है और पर्टिकुलर वें सेकंड में चली गई दूरी n जो है, या कहीं कहीं पर tवें सेकंड लिख देते हैं, तो tवें का मतलब st u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। जब जैसे उसने बोल दिया कि 8वें सेकंड में चली गई दूरी का मान क्या होगा, चली दूरी का मान क्या होगा, तो यस 8 हो जाएगा। यहाँ पर u जो भी हो दिया वो रख देना, ये रख देना, 2 इंटू 8 माइनस 1 हो जाएगा। u और a का मान रख के 8वें सेकंड में चली गई दूरी का मान आप निकाल सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो tवें सेकंड या nवें सेकंड में चली गई दूरी का मान क्या होता है, ये भी nवें सेकंड के लिए है और ये tवें सेकंड के लिए, बात एक ही है, चाहे आप nवें बोलिए चाहे tवें बोलिए, बदल देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको लिख लिया होगा आपने। अब आइए न्यूटन के गति के नियम के विषय, कौन कौन से न्यूटन के गति के नियम क्या हैं। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, आपको पता है, हाई स्कूल में भी हमने पढ़ा था, क्लास 8 में भी पढ़ा था। तो न्यूटन के गति के का नियम क्या है, कौन कौन से होते हैं, तो न्यूटन के गति के नियम, पहला नियम है, इसको पहले नियम को क्या बोलते हैं बताइए, पहले नियम को क्या बोलते हैं, याद है ना पहला नियम आपको। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, या गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई वायु बल आरोपित ना किया जाए, है ना। तो इसको न्यूटन के गति के पहले नियम को हम किस नियम से जानते हैं, जड़त्व का नियम। ये आपका एक क्वेश्चन आया था पिछले साल, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम, है ना। तो न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व के नियम या गैलीलियो के नियम से भी जानते हैं। तो क्या है न्यूटन के पहले, न्यूटन का पहला गति का नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, या गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई वायु बल आरोपित ना किया जाए। इसका एग्जांपल है मेज पर रखी बुक, अगर किसी मेज पर बुक रखी है तो रखी ही रहेगी, अगर उसको उसकी पोजीशन, रेस्ट पोजीशन को हटाना है तो उस पर वायु बल लगाना पड़ेगा ना, तभी तो हटेगा। तो मेज पर रखी पुस्तक एक बेस्ट एग्जांपल है। या कोई कार है एक सड़क पर चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, जब तक उस पर ब्रेक न लगाया जाएगा तो गति की ही अवस्था में रहेगी, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक लगा देते हैं तो गति की अवस्था बदल जाती है, रुक जाती है वो। तो इसी नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम या न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहा जाता है। ये जड़त्व शब्द कहाँ आया, इनर्शिया शब्द कहाँ से आ गया है। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया वस्तु का एक गुण होता है, जड़त्व क्या होता है, वस्तु का एक गुण होता है। ये क्या होता है, गुण क्या है कि कोई भी वस्तु स्वतः खुद ही अपनी रेस्ट पोजीशन, अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था को ना बदले, तो वस्तु में इस तरह के गुण को क्या बोल देते हैं, जड़त्व बोल देते हैं। यानी गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहे, विराम की अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहे, वो नहीं चेंज करना चाहती अपनी स्थिति को, तो वस्तु के इस गुण को क्या बोल देंगे, जड़त्व बोल देंगे, इनर्शिया। तो इसीलिए इसको इनर्शिया का भी नाम दिया गया। तो पिछली बार के सीबीटी एग्जाम में ये एक क्वेश्चन आया था कि न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है वो किस और नाम से जाना जाता है, तो वो किस नाम से जाना जाता है, जड़त्व के नियम से। अब दूसरा नियम है आपका न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, इसको संवेग परिवर्तन का भी नियम बोलते हैं, द्वितीय नियम। ये क्या होता है, यदि कोई वस्तु यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और इस पर बल F अगर लगाया जाए तो जो बल F का मान होता है वो इस यम और इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, यदि
कोई भी यम द्रव्यमान की वस्तु है, कोई भी वस्तु है, अगर उस पर हम बल आरोपित करते हैं तो इस बल का मान, आरोपित बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, या प्रोपोर्शनल टू एम में। एक न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि बंदूक द्वारा जब गोली किसी आदमी के ऊपर या कहीं पर जब हम दागते हैं तो गोली धंस जाती है। तो ये न्यूटन के गति का दूसरे नियम का एग्जांपल है। अब न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है? इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये क्या है? हर एक क्रिया के विपरीत किंतु बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है, गति का जो तीसरा नियम है, वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जाना जाता है। और ये क्या बताता है कि हर एक क्रिया के विपरीत परंतु बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे कोई तैराक है, तैराक देखते हैं ना, वो क्या करता है? पानी को अपने हाथ से पीछे ढकेलता है। तो पानी क्या करता है? पानी भी तैराक को आगे की ओर ढकेलता है, तो इसीलिए वो तैरता है ना, तेजी से तैरता है। तो जितने बल से वो पानी को पीछे की ओर ढकेलेगा तो पानी उतने ही बल से आगे की ओर उसको ढकेलेगा। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्यों, क्या, कैसे फॉलो हुआ? हर एक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर तैराक जो है 10 न्यूटन का बल, पानी 10 न्यूटन के बल से पानी को पीछे की ओर ढकेल रहा है, तो पानी भी 10 न्यूटन के बल से उसको आगे की ओर ढकेल रहा है। तो जितना ज्यादा बल लगाएगा उतना ज्यादा तेजी से वो तैरेगा। तो ये न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अब लास्ट एक संवेग क्या होता है? मोमेंटम। आइए उसके विषय में जानिए। संवेग क्या होता है? तो ये चैप्टर आपका थ्योरी फिनिश हो जाएगा। संवेग क्या होता है इसके विषय में जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है संवेग, मोमेंटम। अब मान लो अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, उनका मान अलग अलग है, और वो उनको अगर मुझे उठाना हुआ तो ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु को उठाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, कम द्रव्यमान वाले के लिए कम, है ना। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, एक कम द्रव्यमान की है, अधिक द्रव्यमान की है। तो कम द्रव्यमान को उठाने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा, अधिक द्रव्यमान की वस्तु को उठाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बल जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब एक कंडीशन और ले लें कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, वो अलग अलग वेग से गति कर रही हैं। दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, एक कम वेग से गति कर रही है और एक अधिक वेग से गति कर रही है। तो कम वेग वाले वस्तु को रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा और अधिक वेग वाली वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा, है ना। कम वेग वाले वस्तु के लिए कम वेग वाली मतलब द्रव्यमान तो बराबर है, लेकिन कम वेग जो समान द्रव्यमान है, अगर दो वस्तुएं हैं समान द्रव्यमान की हैं, एक वस्तु कम वेग से अगर गति कर रही है तो उसको रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा, है ना। और अगर दूसरी वस्तु भी है, द्रव्यमान तो समान है पहली वस्तु के समान, लेकिन वो ज्यादा वेग से गति कर रही है तो उसको रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बल जो है वेग पर भी निर्भर कर रहा है। तो इस तरह से हमें दो कंडीशन मिली कि बल द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है और वेग पर भी निर्भर कर रहा है। तो संवेग क्या होता है? संवेग द्रव्यमान और वेग के किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसको स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं और p का मान क्या होता है? m इंटू v, है ना। m का मान अगर किलोग्राम ले लें और वेग का मान मीटर, वेग का मात्रक अगर m का किलोग्राम में डिनोट करते हैं मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। या इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। ये भी पूछा जाता है।
दूसरा मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। तो इसमें क्या समझ में आया कि किसी भी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए जो बल लगाया जाता है वो बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग पर निर्भर करता है ना। तो वो क्या होता है, संवेग कहलाता है। तो संवेग को क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। ओके क्लियर। इसको स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मैंने बताया। तो किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, उसके गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर। और इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना जो मैंने समझाया था कि अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, तो कम द्रव्यमान की वस्तु अगर दोनों वस्तुएं अगर गति कर रही हैं तो उनको ज्यादा द्रव्यमान की वस्तु को रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, कम द्रव्यमान की वस्तु को रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। अगर समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं अलग अलग, एक कम वेग से एक अधिक वेग से अगर गति कर रही है तो कम वेग के लिए क्या करना पड़ेगा, कम वेग की वस्तु को रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा, अधिक वेग की वस्तु को रोकने के लिए अधिक वेग लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए जो बल लगाते हैं वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आज आपका चाल एवं वेग चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई। तो इस तीनों वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो अगला जो हम लोग लाइव क्लास में अब आएंगे, 2 या 3 क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, उसमें इन सब डेफिनेशन, इन सब नियमों, इन सब गति के समीकरण से संबंधित हम प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।